नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो फिगर है ये फिगर एलईडी को रिप्रेजेंट करता है या बारिस्टर को रिप्रेजेंट करता है या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर को रिप्रेजेंट करता है या डायक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फिगर किसका फिगर है? तो ये जो फिगर है ये हमारा एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का फिगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फिगर है ये लाइट एमिटिंग डायोड का फिगर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फिगर है ये हमारा इकाकी डायोड का फिगर है या ट्राइक का फिगर है या बाराक्टर का फिगर है या गॉन डायोड का फिगर है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फिगर है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बाराक्टर का फिगर है। देखो ये वाला फिगर बाराक्टर का फिगर ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो फिगर ये फिगर देखो, ये जो फिगर है ये टनल डायोड का फिगर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर का फिगर है या फोटो सेंसिटिव डायोड का फिगर है या फोटो एमिसिव डायोड का फिगर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो ये जो फिगर है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए टनल डायोड का फिगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फिगर है ये हमारा टनल डायोड का फिगर है। देन ये फिगर देखो, ये फिगर किसका है? ये जो फिगर है ये टनल डायोड का है या जेनोड डायोड का है या फोटो एमिसिव डायोड का है या फोटो सेंसिटिव डायोड का है। तो ये जो फिगर है ये हमारा जेनर डायोड का ऑप्शन नंबर बी जेनर डायोड का फिगर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। देखो जो भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होता है या 6 होता है या 8 होता है या 3 और 5 होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेमीकंडक्टर होता है उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है। चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मानियम हो, जो भी सेमीकंडक्टर है सभी का आउटर मोस्ट सेल या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होता है और होल माइनॉरिटी कैरियर होता है या इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होता है होल मेजॉरिटी कैरियर होता है या बोथ इलेक्ट्रॉन और होल मेजॉरिटी कैरियर होते हैं या बोथ इलेक्ट्रॉन और होल माइनॉरिटी कैरियर होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, एन मीन्स क्या है? एन मीन्स होता है नेगेटिव। देखो एन मीन्स क्या होता है? एन मीन्स होता है नेगेटिव। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन होगा मेजॉरिटी कैरियर। देखो इलेक्ट्रॉन होगा मेजॉरिटी कैरियर और होल होगा माइनॉरिटी कैरियर। और अगर क्वेश्चन में पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होगा मेजॉरिटी कैरियर और इलेक्ट्रॉन होगा माइनॉरिटी कैरियर। तो क्वेश्चन में है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी कैरियर और होल होता है माइनॉरिटी कैरियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेमीकंडक्टर दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। देखो जब एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है तब उसमें क्या होता है ना, नो मेजॉरिटी कैरियर, कोई भी मेजॉरिटी कैरियर नहीं होता है या कोई भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं होता है या फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक कैरियर नहीं होता है या इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तब उसमें क्या होता है ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज जितना होता है नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव चार्जेस जितना होगा नेगेटिव चार्जेस भी उतना ही होगा, जिससे क्या होगा ना वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर नीड्स फॉर डायोड। देखो इधर हाफ वेव रेक्टिफायर है, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है और नॉन ऑफ द एबव है। इनमें से कौन सा रेक्टिफायर में 4 डायोड 4 डायोड का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड का यूज किया जाता है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वहाँ पर सिंगल डायोड का यूज किया जाता है और जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर होता है वहाँ पर 2 डायोड का यूज किया जाता है। लेकिन जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है वहाँ पर 4 डायोड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स एक ही डायोड जो होता है
उस हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना है? 2 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखना। और रिपल फैक्टर 2 है या 1.21 है या 0.7 है या 0.45 है। तो इसका आंसर होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी 1.21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना है? 1.21। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो उसका रिपल फैक्टर क्या होगा ना? फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है 0.482। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 0.482 और हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। एक हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या है? 100%, 88% या 50% या 40.6%। तो देखो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होता है ऑप्शन नंबर डी 40.6%। ये 4 ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली याद रखना। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या है? 100% या 81.2% या 66.6% या 40.6%। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी 81.2%। और हाफ वेव रेक्टिफायर का रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या है ना? 40.6%। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेनन ऑफ क्रीपिंग ऑकर्स इन। देखो जो क्रीपिंग होता है वो एमीटर में होता है या वोल्ट मीटर में होता है या वाट मीटर होता है या वाट आवर मीटर में होता है। तो इसका आंसर होगा जो क्रीपिंग होता है वो वाट आवर मीटर में होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। वाट आवर मीटर जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी मीटर भी कहते हैं, जो हमारे घर में एनर्जी मीटर हमारे घर में है। तो देखो ये जो क्रीपिंग होता है ये एक एरर है एनर्जी मीटर का या वाट आवर मीटर का एक एरर है। जब एनर्जी मीटर विदाउट लोड में भी, एनर्जी मीटर का जो रोटर होता है बिना लोड में भी घूमता है उसको हम क्या कहते हैं ना? क्रीपिंग एरर कहते हैं। और इस क्रीपिंग एरर को एडजस्ट कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं ना? जो डिस्क रोटेट करता है उसका 2 साइड में 2 होल को ड्रिल किया जाता है। तो ये क्रीपिंग कहाँ पर होता है ना? वाट आवर मीटर में होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ ए सरफेस फ्रॉम ए सोर्स द इल्यूमिनेशन अपॉन द सरफेस विल वेरी एज। देखो मान लो ये हमारा एक टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। ये सरफेस है। टॉर्च से जब लाइट निकल कर आएगा इस सरफेस के ऊपर, तो इस कंडीशन में जो इल्यूमिनेशन होता है वो ये टॉर्च है, ये सरफेस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये जो डिस्टेंस है ये डी डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में जो इल्यूमिनेशन होता है, इस टॉर्च का जो इल्यूमिनेशन है वो डी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है या 1/d के साथ प्रोपोर्शनल है या 1/d स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये लाइट का सोर्स और सरफेस के बीच में डी डिस्टेंस होता है उस कंडीशन में इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू क्या होता है? 1/d का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी 1/d का इल्यूमिनेशन इक्वल टू क्या है ना? इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू 1/d का स्क्वायर, ये होता है उसका रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ रिले इज यूज इन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। देखो इनमें इधर 4 टाइप ऑफ रिले हैं। इनमें से कौन सा रिले को हम बोथ ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स एसी में भी यूज कर सकते हैं और डीसी डायरेक्ट करंट में भी यूज कर सकते हैं? तो रीड रिले, इम्पल्स रिले, थर्मल रिले या क्लापर टाइप आर्मेचर रिले। तो इसका आंसर होगा जो इम्पल्स रिले होता है। ऑप्शन नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इम्पल्स रिले होता है उसको हम बहुत एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी में, एसी में भी और डीसी में भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफेक्ट इन एयर सर्किट ब्रेकर इफ ट्रिप्स इंटरमिटेंटली ऑन लोडिंग। देखो इधर 4 टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर है। इनमें से कौन सा व्हाट इज द डिफेक्ट इन एयर सर्किट ब्रेकर इफ
ट्रिप इंटरमीडिएटली ऑन लोडिंग। देखो एयर सर्किट में कौन सा डिफेक्ट, अगर इनमें से कौन सा डिफेक्ट होता है सर्किट ब्रेकर में इनमें से कौन सा डिफेक्ट होता है जिससे क्या होता है ना, जो सर्किट ब्रेकर होता है वो रुक रुक के ट्रिप होता है। सडनली एक टाइम में ट्रिप नहीं होगा, वो रुक रुक के ट्रिप होगा। इनमें से कौन सा फॉल्ट डिफेक्ट के अगर डिफेक्ट होता है, इनकरेंट सेटिंग ऑफ रिले, अगर रिले में हम इनकरेंट सेटिंग करेंगे, या एक्सेसिव जो हीट होगा तो, या इनसफिशिएंट एयर प्रेशर होगा, या लाइन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा जब हम किसी सर्किट ब्रेकर का जो रिले होता है सर्किट ब्रेकर का जो रिले होता है उसका जो रिले का जो सेटिंग होता है, अगर हम उस सेटिंग को इनकरेक्ट सेटिंग करेंगे रिले के में अगर इनकरेक्ट सेटिंग करेंगे तब क्या होगा ना, जो सर्किट ब्रेकर होता है वो जब सर्किट को ट्रिप करता है तो वंस एट अ टाइम ट्रिप नहीं करेगा, रुक रुक के ट्रिप करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफेक्ट इन द ऑयल सर्किट ब्रेकर इफ द ऑयल हीट्स अप एक्सेसिवली। देखो जब एक सर्किट ब्रेकर का जो ऑयल होता है एक से बहुत ज़्यादा हीट होता है, अगर उस सर्किट ब्रेकर, देखो एक सर्किट ब्रेकर में कौन सा डिफेक्ट अगर होता, ये चार डिफेक्ट में से कौन सा डिफेक्ट होने से उसमें जो ऑयल होता है वो एक्सेसिवली हीट होता है। अगर लाइन वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा, या बहुत ज़्यादा लोड रहेगा, या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है बहुत कम रहेगा, या डिफेक्टिव ट्रिपिंग मैकेनिज्म रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक सर्किट ब्रेकर का जो ऑयल होता है बहुत हीट होता है, क्योंकि उस सर्किट ब्रेकर का जो ऑयल होता है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो जब बहुत कम होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तब क्या होता है ना, उसका जो ऑयल होता है वो एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा हीट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन एट हाई रेट। देखो जब हम एक बैटरी को हम चार्ज करते हैं, तो अब देखो जब एक बैटरी को हम कम टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत कम टाइम के लिए और बहुत हाई रेट में, बहुत कम मिनिमम टाइम में बहुत हाई रेट में चार्ज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनिशियल चार्जिंग कहते हैं, या बूस्ट चार्जिंग कहते हैं, या ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, या फ्रेशनिंग चार्जिंग कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब हम एक बैटरी को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए और बहुत हाई रेट में चार्ज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बूस्ट चार्जिंग क्या है ना, जो बूस्ट चार्जिंग है वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रेट में चार्ज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। ये देखो ये जो कार्बन जिंक ड्राई सेल है, इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का है, या एमोनियम क्लोराइड का है, या पोटासियम हाइड्रोक्साइड का है, या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कार्बन जिंक ड्राई सेल होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना? ऑप्शन नंबर बी एमोनियम क्लोराइड NH4, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट किसका ना? जो हमारा कार्बन जिंक ड्राई सेल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इफेक्ट कॉज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड। देखो जब हम एक लिक्विड के थ्रू क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तब क्या होगा? हीटिंग, जब एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू या लिक्विड के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम हीटिंग प्रोसेस कहते हैं, या लाइटनिंग मेथड कहते हैं, या मैग्नेटिक मेथड कहते हैं, या केमिकल मेथड कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब एक किसी लिक्विड के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं उसको क्या कहते हैं? केमिकल, देखो उसको क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा बैटरी चार्जिंग करते हैं, बैटरी चार्जिंग के टाइम जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक लिक्विड होता है। मान लो ये एक एनोड है, ये कैथोड है, दोनों के बीच में क्या रहता है ना? इलेक्ट्रोलाइट रहता है। जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो एक लिक्विड होता है। अगर हम इसके थ्रू क्या करेंगे ना, करंट पास करेंगे, तब क्या होता है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है ये क्या होता है ना? एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो इसीलिए जब हम किसी लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब क्या होगा ना? केमिकल रिएक्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
सोडियम एक देखो, एक है सोडियम वेपर लैंप, दूसरा है जीएलएस लैंप, तीसरा है ट्यूबलाइट, चौथा है मर्क्यूरी वेपर लैंप। इनमें से कौन सा लैंप मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सोडियम वेपर लैंप होता है, ऑप्शन नंबर ए, जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जो ये सोडियम वेपर लैंप है ये येलो लाइट एमिट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम वेपर लैंप येलो लाइट एमिट करता है और ये लाइट एमिट करता है वो होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउस इन द रेंज ऑफ, देखो जो हमारा घर होता है, हाउस होता है, उसमें जो इल्यूमिनेशन लेवल कितना होना चाहिए? 10 से लेकर 20 लीमन पर मीटर स्क्वायर, या 40 से लेकर 75 लीमन पर मीटर स्क्वायर, या 30 से लेकर 50 लीमन पर मीटर स्क्वायर, या 100 से लेकर 140 लीमन पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा हाउस घर होता है उसका इल्यूमिनेशन लेवल 100 से लेकर 140 लीमन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये था हमारा हाउस के लिए। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसका ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितना है? 5 से लेकर 10 लीमन पर वाट, या 15 से लेकर 20 लीमन पर वाट, या 30 से लेकर 40 लीमन पर वाट, या 60 से लेकर 65 लीमन पर वाट। तो इसका आंसर होगा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसका ल्यूमिनस एफिशिएंसी होता है 60 से लेकर 65 लीमन पर वाट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इज सेम एज, देखो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 लक्स, या इक्वल टू 1 कैंडला, या इक्वल टू 1 फुट कैंडल, या इक्वल टू 1 ल्यूमेन मीटर। तो इसका आंसर होगा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए 1 लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर डोपिंग टू प्रिपेयर पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो जब हमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाना होता है तब हम जब डोपिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जब हम डोपिंग करते हैं तब हम इनमें से कौन सा मटेरियल का डोपिंग करते हैं? आर्सेनिक को, एंटीमोनी को, इंडियम को, या फॉस्फोरस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो पी टाइप के लिए हम क्या करते हैं, जो इंडियम होता है, ऑप्शन नंबर सी इंडियम का डोपिंग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जब हम डोपिंग करते हैं तो हम कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? इंडियम का, गैलियम का। गैलियम और इंडियम ये दो मटेरियल को हम कब डोपिंग करते हैं ना, जब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होता है। तो उसके बाद देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू डोपिंग टू प्रिपेयर एन टाइप। देखो पी टाइप के लिए हम गैलियम और इंडियम को डोपिंग करते हैं, और जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके लिए हम आर्सेनिक और एंटीमोनी का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक एंटीमोनी को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग करते हैं, और गैलियम और इंडियम को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग करते हैं। तो इस ऑप्शन क्या है? इंडियम है, गैलियम है, आर्सेनिक है, सिल्वर है। तो आंसर क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ए डायोड कैन बी कंपेयर विथ ऑफ ए डैश। देखो जो डायोड होता है उसको हम फ्यूज के साथ कंपेयर करेंगे, या रिले के साथ कंपेयर करेंगे, या कोयल के साथ कंपेयर करेंगे, या स्विच के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसका आंसर होगा जो डायोड होता है वो उसको हम ऑप्शन नंबर डी स्विच के साथ कंपेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्यों? देखो जो स्विच का काम क्या होता है, एक सर्किट को कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है। कौन करता है? स्विच करता है। ऐसे ही जो डायोड होता है, देखो जो डायोड होता है जब उसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा ना, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा, मीन्स स्विच का ऑन कंडीशन जैसा काम करेगा। और जब इस डायोड को हम रिवर्स बायस में कनेक्शन करेंगे तब स्विच का ऑफ जैसा काम करेगा। इसीलिए जो हमारा डायोड होता है उसको हम कंपेयर करते हैं स्विच के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डायोड इज टर्म्ड एज। देखो जो एक डायोड होता है, ये डायोड है, इस डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस हम उसका रिवर्स पोटेंशियल से टर्म करते हैं, या पीएन पोटेंशियल से टर्म करते हैं, या बैरियर पोटेंशियल से टर्म करते हैं, या फॉरवर्ड पोटेंशियल से टर्म करते हैं। तो इसका आंसर होगा उसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है। देखो ये मान लो ये हमारा पीएन डायोड है, पीएन है। देखो
मान लो ये हमारा ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में होगा, ये जो बैरियर जंक्शन होता है ये बहुत कम होता है, और जब इसको हम रिवर्स बाइसिंग कनेक्शन करेंगे तो ये बैरियर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इस बैरियर पोटेंशियल से, इसी बैरियर पोटेंशियल से हम क्या करेंगे ना, इस डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस को टर्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन ए लीड एसिड बैटरी। देखो जो हमारा लीड एसिड बैटरी होता है उसमें एक डिफेक्ट होता है जिसका नाम है बकलिंग डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट जब लीड एसिड सेल में होता है तब क्या होता है, बेंडिंग द इलेक्ट्रोड बेंड होता है, या रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका स्ट्रेंथ कम होता है, या मेकिंग शॉर्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड दोनों में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, या इंक्रीजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, या उसका जो उस लीड एसिड बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर होगा जब एक लीड एसिड बैटरी में बकलिंग डिफेक्ट होता है तब क्या होता है ना, उसका इलेक्ट्रोड बेंड होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जब क्या होगा ना, बकलिंग होगा, तो ये प्लेट जो होता है, स्ट्रेट प्लेट जो होता है वो थोड़ा सा बेंडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड कैथोड लैम्प। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में था, मैं इसका आंसर थोड़ा रॉन्ग हो गया था, तो देखो आज मैं करेक्ट कर रहा हूँ। ये जो कोल्ड कैथोड लैम्प है, सोडियम लैम्प एक कोल्ड कैथोड लैम्प है, या नियॉन लैम्प एक कोल्ड कैथोड लैम्प है, या जीएसएल लैम्प एक कोल्ड कैथोड लैम्प है, या ट्यूबलाइट एक कोल्ड कैथोड लैम्प है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो नियॉन लैम्प होता है वो होता है कोल्ड कैथोड लैम्प। लेकिन मैं लास्ट वीडियो में गलती से जो नहीं वो वाला ऑप्शन नहीं है। देखो जो कोल्ड कैथोड लैम्प है वो कौन है ना, नियॉन लैम्प। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मर्क्यूरी वेपर लैम्प लाइट रेड ऑब्जेक्ट अपियर ब्लैक ड्यू टू। देखो जो हमारा मर्क्यूरी वेपर लैम्प होता है, उस जो हमारा मर्क्यूरी वेपर लैम्प होता है उसमें जो रेड ऑब्जेक्ट होता है वो हमें ब्लैक क्यों नज़र आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्क्यूरी वेपर लैम्प में रेड ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों नज़र आता है, क्योंकि हाई जो हमारा मर्क्यूरी वेपर लैम्प होता है उसका हाई वेवलेंथ रेड ऑब्जेक्ट होता है, रेड ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, या कलरिंग मिक्सिंग होता है, या एब्सेंस ऑफ रेड लाइट फ्रॉम द लैम्प रेडिएशन, या ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड लाइट बाय लैम्प रेडिएशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो एब्सेंस रहता है रेड लाइट फ्रॉम द लैम्प रेडिएशन। देखो जो हमारा मर्क्यूरी वेपर लैम्प होता है वहाँ से क्या होता है ना, वेराइटी कलर एमिट होता है, लेकिन जो कलर एमिट होता है उनमें से जो रेड कलर का लाइट को एमिट नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है ना, जो हमारा रेड ऑब्जेक्ट हमें जो नज़र आता है वो रेड ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक नज़र आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्क्यूरी वेपर लैम्प में रेड ऑब्जेक्ट ब्लैक नज़र आता है, क्योंकि जो मर्क्यूरी वेपर लैम्प होता है उसमें से जो लाइट एमिट होता है उन कलर में से जो रेड कलर होता है वो रेड कलर एमिट नहीं होता है। तो एब्सेंस रहता है कौन, रेड लाइट फ्रॉम द लैम्प रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एट ए मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द। देखो एक ट्रांसफार्मर, इनमें से कौन सा कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, जब कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होता है, या जब कॉपर लॉस ज़्यादा होता है आयरन लॉस से, या जब कॉपर लॉस कम होता है आयरन लॉस से, या जब कॉपर लॉस क्या होता है, जीरो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होता है जब उसका वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉस होता है। तो वेरिएबल लॉस कौन है, जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, और जो कांस्टेंट लॉस होता है वो होता है आयरन लॉस होता है। तो देखो जब कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होगा, देखो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस ऑप्शन नंबर है। जब कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होगा या वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होगा, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर क्या होगा ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली ट्रांसफार्मर हैज द एफिशिएंसी। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एफिशिएंसी कितना होता है, 40%, 60%, 80% या 97%। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एफिशिएंसी 97%। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का ही होता है। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, कितना होता है ना, 97%। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखो एक ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है वो उसका फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। देखो इसका आंसर होगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, N2 डिवाइड बाई N1 इक्वल टू E2 डिवाइड बाई E1 इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। इसमें देखो जो ये N जो होता है ये नंबर ऑफ टर्न, 2 मीन सेकेंडरी वाइंडिंग में, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। ई क्या है, EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग, EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग, करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग और करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखो जो टर्न और EMF दोनों N2/N1 E2/E1 है, लेकिन जो करंट होता है वो I1/I2 होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है किसका ना, ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, जहाँ पर करंट रिवर्स इन्वर्सल प्रोपोर्शनल है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकैंडेसेंट लैंप फिलामेंट मेड बाय। देखो जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसका फिलामेंट निक्रोम वायर का होता है या टंगस्टन वायर का होता है या फ्यूज वायर का होता है या कॉपर वायर का होता है। ये आसान सा क्वेश्चन है। जो फिलामेंट होता है हमारा इनकैंडेसेंट लैंप का वो हमारा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन वायर का होता है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ ए इनकैंडेसेंट लैंप इज। देखो जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसका पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है या अराउंड 0.5 लैगिंग है या 0.5 लीडिंग है या 0 है। तो इसका आंसर होगा जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसका पावर फैक्टर कितना है ना, ऑप्शन नंबर ए यूनिटी 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो रेजिस्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर 1 होता है और जो इंडक्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है और जो कैपेसिटिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। तो ये जो इनकैंडेसेंट लैंप है ये एक रेजिस्टिव लोड है, इसीलिए इसका पावर फैक्टर क्या है 1 या यूनिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच गैस इज समटाइम यूज इन फिलामेंट लैंप। जब फिलामेंट लैंप होता है वहाँ पर समटाइम्स कभी कभी कौन सा गैस का यूज किया जाता है, आर्गन का, क्रिप्टन का, नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आर्गन गैस होता है उसको समटाइम हम कहाँ पर यूज करते हैं, फिलामेंट लैंप में यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टेम्परेचर एट व्हिच ए गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप ऑपरेट। देखो जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है वो कौन सा टेम्परेचर में ऑपरेट करता है, 1035 डिग्री सेंटीग्रेड या 1200 सेंटीग्रेड या 1500 सेंटीग्रेड या 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर होगा जो हमारा गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है वो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड में ऑपरेट करता है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द आउटपुट ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट लैंप डिपेंड अपॉन। देखो जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसका आउटपुट मीन्स कितना लाइट एमिट करेगा वो किस पर डिपेंड करता है, वो लैंप का साइज के ऊपर डिपेंड करता है या साइज ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करता है या टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट के ऊपर डिपेंड करता है या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो फिलामेंट होता है उसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उस टंगस्टन फिलामेंट का आउटपुट उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओवरहेड लाइन ऑफ वी जनरली यूज। देखो जो हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें हम कॉपर वायर को यूज करते हैं कंडक्टर, या एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज करते हैं या SCSR कंडक्टर का यूज करते हैं या नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओवरहेड लाइन होता है वहाँ पर हम कौन सा कंडक्टर का यूज करते हैं ना, SCSR, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, SCSR। ए फॉर एल्यूमिनियम, सी फॉर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड SCSR वायर को हम ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टील कोर यूज इन SCSR कंडक्टर इज यूजुअली। देखो जो SCSR वायर है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये जो एस फॉर स्टील है, ये जो स्टील है ये कौन सा स्टील है, एलॉय स्टील है या माइल्ड स्टील है या स्टेनलेस स्टील है या हाई स्पीड स्टील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SCSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का जो स्टील वायर होता है वो कौन सा स्टील होता है ना, वो होता है MS मीन्स माइल्ड स्टील होता है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, SCSR कंडक्टर है। देखो जो SCSR कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है, उसमें ऑल कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, सभी के सभी एल्यूमिनियम का वायर होता है, या आउटर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, या जो बाहर का वायर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, या नो इनर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, या जो अंदर में जो वायर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, या नो कंडक्टर मेड बाय एल्यूमिनियम, या कोई भी कंडक्टर एल्यूमिनियम का नहीं होता है। तो देखो इसका आंसर होगा जो SCSR वायर होता है। देखो जो SCSR वायर होता है उससे क्या होता है ना, जो आउट में जो वायर होता है वो हमारा एल्यूमिनियम का होता है, और जो बीच में जो वायर होता है वो होता है स्टील का, माइल्ड स्टील का होता है। तो क्वेश्चन में क्या है ना, ऑप्शन नंबर बी देखो, आउटर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, जो बाहर का जो वायर है वो कौन सा मटेरियल का है ना, वो एल्यूमिनियम का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और बीच का जो वायर है वो हमारा स्टील का है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो SCSR कंडक्टर हैविंग 7 एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड 6 स्टील कंडक्टर विल क्लासिफाइड एज। देखो जब जो SCSR कंडक्टर है, अगर उस SCSR कंडक्टर में 70 रहेगा एल्यूमिनियम कंडक्टर और 6 रहेगा स्टील कंडक्टर, इसको हम शॉर्ट में कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो इसका आंसर होगा 70/6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर SCSR के ऊपर क्या होगा ना 70/6 लिखा होगा, तो मीन्स इधर 70 क्या है ना, ये एल्यूमिनियम के लिए और 6 है स्टील के लिए। तो देखो ऑप्शन नंबर ए जो 70/6 है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SCSR कंडक्टर इम्प्लाइज दैट, SCSR एल्यूमिनियम कंडक्टर, जो SCSR होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर, SCSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SCSR कंडक्टर इज यूज इन द प्लेस ऑफ कॉपर इन ओवरहेड लाइन बिकॉज ऑफ। देखो नॉर्मली हम करंट को फ्लो करने के लिए सबसे बेस्ट कौन है ना, सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारा कॉपर है, लेकिन जो हमारा ओवरहेड लाइन होता है वहाँ पर हम कॉपर के बदले क्यों SCSR को क्यों यूज करते हैं। अगर 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 कॉपर वायर बेस्ट कंडक्टर है, फिर भी हम SCSR वायर को क्यों ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो बीच में जो स्टील है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसलिए हम SCSR वायर को ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं, कॉपर वायर को यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन SCSR कंडक्टर द इंसुलेशन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड स्टील कंडक्टर क्या है। देखो जो SCSR कंडक्टर होता है उसके बाहर में क्या होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है, बीच में क्या रहता है, स्टील रहता है। तो स्टील और एल्यूमिनियम के बीच में कोई इंसुलेशन है क्या, बिटुमिन का है या वार्निश का है या इंसुलेशन का है या नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी जो स्टील और एल्यूमिनियम वायर के बीच में कोई भी इंसुलेशन नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। SCSR कंडक्टर में स्टील और एल्यूमिनियम के बीच में कोई भी इंसुलेशन नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लंबर्ट्स लॉ इल्यूमिनेशन ऑन ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन में आएगा, लंबर्ट्स लॉ क्या है ना, लंबर्ट्स लॉ के मुताबिक इल्यूमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंबर्ट्स लॉ के मुताबिक क्या है ना, लंबर्ट्स लॉ के मुताबिक इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड। देखो जब हमें सडनली हैवी लोड चाहिए, उस कंडीशन में हम कौन सा मोटर का यूज करेंगे, शॉर्ट मोटर को या सीरीज मोटर को या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को या क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमें सडनली हैवी लोड को एप्लीकेशन करना होता है उस कंडीशन में हम क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है वहाँ पर सीरीज वाइंडिंग भी होता है और शॉर्ट वाइंडिंग भी होता है, तो इसीलिए क्या होता है, जो सीरीज वाइंडिंग होता है वो हाई स्टार्टिंग तक करता है, लेकिन जो शॉर्ट वाइंडिंग होता है वो लिमिट स्पीड को लिमिट में रखता है। इसीलिए जब हमें सडनली हैवी लोड एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है तब हम क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और जो शॉर्ट मोटर होता है जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड चाहिए उस कंडीशन में शॉर्ट मोटर का यूज करते हैं, और जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की
नीड है उस कंडीशन में हम सीरीज मोटर का यूज करते हैं। तो जब हमें सडनली हैवी लोड अप्लाई करना होगा उस कंडीशन में हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट वेव ट्रैवल्स विद वेलोसिटी, मीन्स लाइट का जो लाइट है उसका स्पीड कितना है। लाइट इसका स्पीड इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर, ये होगा आंसर। देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर इसको हम सेमीकंडक्टर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज्ड इन। देखो जो कार्बन आर्क लैंप होता है उसको हम डोमेस्टिक लाइटिंग में यूज करते हैं, या स्ट्रीट लाइटिंग में यूज करते हैं, या सिनेमा प्रोजेक्शन में यूज करते हैं, या फोटोग्राफी में यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कार्बन आर्क लैंप होता है उसको हम सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, जो सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट क्या है। सॉलिड एंगल रेडियन, स्टेरेडियन या कैंडला। तो इसका आंसर होगा सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडला इज द यूनिट ऑफ, जो कैंडला होता है वो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है, या वेवलेंथ का यूनिट है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है उसका यूनिट क्या है, कैंडला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या है, ल्यूमन है। वेवलेंथ का क्या है, लैम्डा है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है, कैंडला है, ल्यूमन है, या लॉक्स है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मर्क्यूरी वेपर लैंप गिव्स। देखो जो मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है वो कौन सा लाइट एमिट करता है, पिंक लाइट, या येलो लाइट, या ग्रीनिश ब्लू लाइट, या व्हाइट लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है वो ग्रीनिश ब्लू लाइट एमिट करता है। और यही ये जो हमारा मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है इसमें हमें रेड ऑब्जेक्ट ब्लैक नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तापर उसके बाद देखो एलईडी लाइट एमिटिंग एलईडी लैंप हैज पावर फैक्टर। देखो एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड जो लैंप होता है, एलईडी लैंप जो होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है उसका, या लीडिंग पावर फैक्टर होता है, या लैगिंग पावर फैक्टर होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एलईडी होता है, एलईडी लाइट जो या लाइट एमिटिंग डायोड लैंप होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी लैगिंग पावर, उसका लैगिंग पावर फैक्टर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलईडी का पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम वाटेज व्हिच लैंप इज चीपेस्ट। देखो जो सेम वाटेज एक है सोडियम वेपर लैंप, दूसरा है मर्क्यूरी वेपर लैंप, तीसरा है फ्लोरोसेंट ट्यूब, तीसरा है जीएलएस लैंप। इनमें से कौन सा जब सभी के सभी सेम वाटेज कंडीशन में रहेंगे उस कंडीशन में कौन सा सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता कौन सा होगा। इसका आंसर होगा जो जीएलएस लैंप होगा वो हमारा सेम वाटेज में सबसे सस्ता होता है, सबसे चीपेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर इज प्रिफरेबल यूज फॉर कंप्यूटर प्रिंटर। देखो जो हमारा प्रिंटर होता है, कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है उसमें कौन सा मोटर का यूज किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का, या स्प्लिट फेज मोटर का, या हिस्टेरिस मोटर का, या स्टेपर मोटर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये 4 टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, 4 टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर है। इनमें से कौन सा सिंगल फेज मोटर को हम कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है वहाँ पर यूज करते हैं ना। इसका आंसर होगा जो स्टीपर मोटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टीपर मोटर होता है उसको हम कंप्यूटर की प्रिंटर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल ऑपरेट हाई पावर फैक्टर। देखो ये 4 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। एक है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तीसरा है कैपेसिटर रन मोटर, चौथा है स्प्लिट फेज मोटर। इनमें से कौन सा मोटर हाईएस्ट, कौन सा मोटर का पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, हाई पावर फैक्टर होता है। हम सब जानते हैं जो कैपेसिटर होता है वो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होता है, तो इसीलिए जो कैपेसिटर रन मोटर होता है, कैपेसिटर रन मोटर जो होता है उसका पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज। देखो
जो सिंगल फेज मोटर होता है उसमें जो स्टार्टिंग करने के लिए जो कैपेसिटर का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है या सेरामिक कैपेसिटर है या पेपर कैपेसिटर है या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन ए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज। देखो जो हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका सबसे ऊपर टॉप मोस्ट सबसे टॉप में एक सिंगल वायर होता है। वो वायर आर फेज कंडक्टर है या वाई फेज कंडक्टर है या बी फेज कंडक्टर है या आर कंडक्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे टॉप में सबसे ऊपर में जो वायर होता है वो हमारा आर कंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ए 66 kV ट्रांसमिशन लाइन द नंबर ऑफ डिस्क ऑफ इन ए इंसुलेटर यूज इन। देखो जो हम ट्रांसमिशन लाइन में जो डिस्क इंसुलेटर यूज करते हैं उस डिस्क इंसुलेटर का अगर 66 kV ट्रांसमिशन लाइन में हम जो डिस्क इंसुलेटर यूज करते हैं उसमें कितना डिस्क होना चाहिए। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक 1 डिस्क के लिए 1 kV एवरेजली क्या होता है ना 1 डिस्क के लिए 11 kV और 2 डिस्क के लिए 22 kV। अगर ये 66 kV होगा तो हम कितना डिस्क यूज करेंगे ना 6 डिस्क को यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 66 kV है। अगर एक डिस्क होता है 11 kV तो 66 डिस्क के लिए क्या होगा ना 6 डिस्क होना चाहिए। तो इस डिस्क इंसुलेटर में अगर ये 66 kV होगा तो हम उस डिस्क इंसुलेटर में 6 डिस्क का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली नॉट यूज फॉर वोल्टेज एक्सीडिंग ऑफ। देखो जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है उसको हम इनमें से कौन सा वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो हम उस पिन टाइप इंसुलेटर को यूज नहीं करेंगे। 66 से ज़्यादा होगा तो 66 kV से ज़्यादा होगा तो यूज नहीं करेंगे, या 33 kV से ज़्यादा होगा तो यूज नहीं करेंगे, या 25 kV से ज़्यादा होगा तो यूज नहीं करेंगे, या 11 kV से ज़्यादा होगा तो हम पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा अगर 33 kV से ज़्यादा होगा वोल्टेज उस कंडीशन में हम पिन टाइप इंसुलेटर को यूज नहीं करेंगे। 33 kV से कम वोल्टेज के कंडीशन में हम पिन टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज। देखो एक हो गया हमारा पिन टाइप इंसुलेटर, दूसरा हो गया सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर। तो जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, डेड एंड में यूज करते हैं, या इंटरमीडिएट एंकर टावर में यूज करते हैं, या स्ट्रेट रन में यूज करते हैं, या एनी ए और बी मीन्स डेड एंड और इंटरमीडिएट में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है उसको हम डेड एंड में भी यूज करते हैं और इंटरमीडिएट एंकर टावर में भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसुलेटर में फेल ड्यू टू। देखो जो इंसुलेटर होता है वो कौन सा कंडीशन में फेल होता है, जब इंसुलेटर में फ्लैश ओवर होता है, या जब शॉर्ट सर्किट होता है, या जब डस्ट का डिपॉजिट ज़्यादा डस्ट डिपॉजिट होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो इंसुलेटर होता है वो फेल हो सकता है जब ये ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द अबव। देखो ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द अबव, चाहे फ्लैश ओवर हो या शॉर्ट सर्किट हो या ज़्यादा डस्ट डिपॉजिट हो, सभी कंडीशन में क्या होता है ना ये इंसुलेटर फेल होने का चांसेस रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ स्लिप फॉर ए इंडक्शन मोटर इन नॉर्मली। देखो जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसका स्लिप का रेंज नॉर्मली 0 से 1% के बीच में रहता है, या 0.1 से 0.5% के बीच में रहता है, या 0 से 5% के बीच में रहता है, या 1% से 2.5% के, या 1% से 25% के बीच में रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्लिप का रेंज 0 से लेकर 5% के बीच में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए 3 फेज इंडक्शन मोटर फॉर ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो इंक्रीज। देखो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड पोल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो कौन ज़्यादा होगा
ना सिंक्रोनस स्पीड भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। तो आंसर क्या होगा ना, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज होगा उस कंडीशन में उस इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज बाय 5%, सिंक्रोनस स्पीड कितना इंक्रीज होगा। देखो सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू क्या है ना 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड पोल। देखो अगर फ्रीक्वेंसी कितना इंक्रीज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी 5% इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी 5% इंक्रीज होता है तो सिंक्रोनस स्पीड भी 5% इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिंक्रोनस स्पीड विल इंक्रीज बाय 5%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी फॉर ए इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड बाय 5%। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है अगर फ्रीक्वेंसी 5% कम हो रहा है उस कंडीशन है हुई द फॉलोइंग विल ऑल्सो डिक्रीज, उस कंडीशन में और कौन डिक्रीज करेगा, फुल लोड स्पीड डिक्रीज करेगा या मैक्सिमम रनिंग टॉर्क डिक्रीज करेगा या स्टार्टिंग करंट डिक्रीज करेगा या टेम्परेचर राइज ऑन द फुल लोड डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर होगा जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम का वैल्यू डिक्रीज होगा उस कंडीशन में फुल लोड स्पीड भी डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज अचीव बाय। देखो हम अगर किसी भी इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, रोटर में अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा। इसीलिए अगर हम किसी भी एनी हुए क्या करेंगे ना, जो अगर रोटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखो कनेक्टिंग स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस मीन्स और ज़्यादा रेजिस्टेंस को उस रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा ना, उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि रोटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना होगा उस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी उतना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। देखो जब एक इंडक्शन मोटर का सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, किसका वैल्यू कम होगा, स्टार्टिंग करंट का वैल्यू कम होगा या फुल लोड करंट का वैल्यू कम होगा या मैक्सिमम रनिंग टॉर्क कम होगा या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब एक इंडक्शन मोटर का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा होता है तब स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू भी कम होता है, फुल लोड करंट का वैल्यू भी कम होता है और मैक्सिमम रनिंग टॉर्क का वैल्यू भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बोलोमीटर इज एन एलिमेंट व्हिच। देखो जो बोलोमीटर होता है वो इनमें से किसको मेजर करता है। देखो जो बोलोमीटर होता है वो सेंस करता है ऑप्टिकल इनपुट को और डिलीवर करता है थर्मल आउटपुट को, या सिर्फ सेंस करता है थर्मल इनपुट को, या सेंस करता है इलेक्ट्रिकल इनपुट को और डिलीवर करता है थर्मल आउटपुट को, या सिर्फ सेंस करता है इलेक्ट्रिकल इनपुट को डिलीवर करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोलोमीटर होता है वो सेंस करता है ऑप्टिकल इनपुट को और डिलीवर करता है थर्मल आउटपुट को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड ऑफ ए कंज्यूमर इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। देखो जो कंज्यूमर होता है वो उसका लोड को कैसे मेजर करता है, वोल्ट से मेजर करता है या एम्पियर से मेजर करता है या एम्पियर आवर से मेजर करता है या किलोवाट से मेजर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंज्यूमर होता है उसका लोड को वो ऑप्शन नंबर डी किलोवाट के थ्रू मेजर करता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइट होता है, बल्ब होता है को 7 वाट का होता है, जो एलईडी लैम्प होता है वो 7 वाट का होता है, 9 वाट का होता है। तो जो वाट होता है वो स्मॉल वैल्यू होता है किलोवाट का पावर का। तो इसीलिए जो कंज्यूमर होता है वो लोड को मेजर करता है वाट या किलोवाट से, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नॉर्मल कनेक्टेड लोड ऑफ अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इज यूजुअली। एक डोमेस्टिकल कंज्यूमर के लिए नॉर्मल लोड कितना होना चाहिए, अप टू 10 किलोवाट या 10 से लेकर 20 किलोवाट के बीच में या 25 से 50 किलोवाट के बीच में या 50 से लेकर 100 किलोवाट के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर होता है उसका लोड होना चाहिए 10 किलोवाट के बीच में रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोड फैक्टर ड्यूरिंग ए पीरियड। देखो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज लोड बाय
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, या एवरेज लोड बाय मैक्सिमम लोड, या मैक्सिमम लोड बाय एवरेज लोड, या मैक्सिमम लोड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, तो ऑप्शन नंबर बी, लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम लोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन प्रोवाइड पीक लोड। इधर है आर्क फर्नेस, और एक है एयर कंप्रेसर रनिंग कंटिन्यूसली, दूसरा है कोल्ड स्टोरेज प्लांट, चौथा है एयर कंडीशन। इनमें से कौन सा, किसका लोड पीक लोड सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर आएगा जो आर्क फर्नेस होता है, ऑप्शन नंबर ए, जो आर्क फर्नेस होता है वो हमें प्रोवाइड करता है पीक लोड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिमांड फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या है? डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड बाय एवरेज डिमांड, या मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड, या एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड, या कनेक्टेड लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो जो डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ना, डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड, और लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम लोड। ये दोनों याद रखना है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर मंथ द इंक्रीज लोड इज ड्यू टू। देखो समर मंथ के टाइम जो लोड हमारा इंक्रीज होता है वो क्यों इंक्रीज होता है, कौन सा लोड के वजह से? क्योंकि ज़्यादा वाटर सप्लाई करना होता है, या वैकेशन इन इंस्टीट्यूट में वैकेशन रहता है इसलिए, या बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा होता है इसलिए, या इंक्रीज यूज ऑफ फैन एंड एयर कंडीशन। देखो जो समर का मंथ होता है वहाँ पर क्या होता है ना, फैन और एयर कंडीशन का यूज ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा समर मंथ के टाइम जो लोड होता है वो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।